हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अन अकेडमी। आप देख रहे हैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की यूनिट नंबर 3 मीनिंग ऑफ सप्लाई का रिवीजन। तो चलिए चलते हैं अपने रिवीजन पर। चलिए अब क्या करते हैं, हम इस चैप्टर के जितने भी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन हैं सबको क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रेफर्स टू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रेफर्स टू। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ चला गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रेफर्स टू। तो बताइए क्या क्या होता है डिमांड में। हम कहते हैं एक तो आता है हमारी मतलब विलिंग, एक होता है डिजायर, एक होता है रिसोर्सेज होने चाहिए यानी कि मींस टू परचेज होना चाहिए, और एक होना चाहिए विलिंगनेस टू यूज दोस मींस टू परचेज। तो इन तीन चीजों को मिलकर बनती है डिमांड। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या देखा है, डिजायर बैक बाय एबिलिटी, यानी कि डिजायर भी है और एबिलिटी भी है, पर यहाँ पे विलिंगनेस नहीं है। सेकंड वाले में दे रखा है नीड फॉर द कॉमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे। नीड यानी कि वांट हो गई और विलिंगनेस टू पे, पर मींस टू पे तो है ही नहीं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कॉमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। और लास्ट में कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अगर हम बात करते हैं, देखो ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस। केवल सर्टेन प्राइस से मतलब नहीं होता, डिमांड क्या होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड में। अगर हम कहते हैं सर्टेन प्राइस पे कितनी डिमांड है, तो वो होता है हमारा डिमांड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कि क्या होता है डिमांड। अगर हम बात करते हैं तो डिमांड होता है द क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। अभी समझने की कोशिश कीजिए, ये जो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड है किस चीज की वजह से होता है। हमने कहा था एक चीज होती है हमारी एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रेक्शन। ये एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। जैसे हम कह रहे हैं प्राइस है इतना तो डिमांड होगी इतनी। अगर मैं कह रही हूँ कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या है, डिमांड का कम होना। सपोज दैट मैं प्राइस को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, प्राइस को सपोज दैट मैं क्या कर देती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ, और प्राइस को कर देती हूँ इतना। प्राइस को बढ़ाने पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस को बढ़ाने पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो डिमांड कम हुई है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, और या फिर हम इसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। तो हम कहते हैं डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द परचेजर। तो सबसे पहली बात हम क्या कहते हैं इसमें कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड की वजह से। तो ये होना चाहिए है कॉन्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन का आंसर, इंक्रीज इन द प्राइस। आ रही बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम व्हाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर। क्या चीजें छोड़ के बाकी सब चीजें सेम होनी चाहिए। तो इसमें सीधी सीधी बात हम कहते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स, हम कहते हैं ना सिट्रिस पेरिबस अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। क्या कहते हैं हम, सिट्रिस पेरिबस अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। ठीक है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी आएगा, क्या आएगा, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। उसके बाद देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यानी कि ऐसे गुड्स जिन्हें हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कौन से होंगे, टी एंड कॉफी, ठीक है, कोक एंड पेप्सी, ये सब सब्स्टिट्यूट होंगे। तो टी एंड शुगर आर नॉट सब्स्टिट्यूट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टी एंड कॉफी, यस ये तो सब्स्टिट्यूट है ही। आगे और पढ़ लेते हैं, पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री, शर्ट एंड ट्राउजर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम देखिए ऊपर वाला पार्ट कौन सा कह रहा था, टी एंड शुगर कैसा था, कॉम्प्लीमेंट्री। पेन एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट, पेन एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट। पेन एंड इंक अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री, एंड शर्ट एंड ट्राउजर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूट का ये वाला, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिसेस
द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट द मिड पॉइंट, तो हमने बात की थी ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा है, ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, इसमें 2 एक्सिस पे ये पॉइंट मीट हो रहा है। हम कहेंगे मिड में इलास्टिसिटी क्या होगी, तो मिड में इलास्टिसिटी क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगी मिड में इलास्टिसिटी। हम कहते हैं हमेशा मिड में जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है, ऊपर जाएंगे हम इलास्टिसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, लास्ट वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी 0 होती है, 1 और 0 के बीच में होती है लेस देन 1, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है मोर देन 1। ऐसा हमने बात की थी, और इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। जिसने ये चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे जाके देख के आए, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो इसमें आएगा बी, ठीक है, 1। उसके बाद कह रहा है द लॉ ऑफ डिमांड assuming other thing remain constant establishes a relationship between, लॉ ऑफ डिमांड में अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप किसके बीच में होती है, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में, है ना, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड, हाँ ये हो सकती है, अभी आगे और पढ़ लेते हैं। प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो। आंसर क्या होना चाहिए, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद बात आती है आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड गुड्स लो। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कैसी होती है, लो होती है, आपको ये बताना है। सबसे पहले कह रहा है वेराइटी ऑफ द यूज फॉर दैट गुड्स, वेरी लो प्राइस ऑफ द गुड्स, हाँ यही वाला ऑप्शन होना चाहिए कि वेरी लो प्राइस ऑफ द गुड्स। हम कहते हैं जब भी किसी गुड्स के होते हैं वेराइटी ऑफ द यूजेस, यानी कि उस गुड्स को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे यूजेस में, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। हम कहते हैं अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो हमारी इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं तो उन गुड्स की इलास्टिसिटी होती है कम। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था मैच स्टिक्स का, जो मैच बॉक्स होती है ना वो एक की जगह 1.5 रुपए की भी आएगी तो भी आप उसे उतना ही क्या करोगे, परचेज करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, very low price of a commodity. Identify the coefficient of price elasticity of demand when the percentage increase in the quantity of a good demanded is smaller than percentage fall in its price. तो हम कह रहे हैं ये है percentage change in quantity demanded डिवाइड बाय ये है percentage change in price। तो हम कह रहे हैं जो percentage change in quantity demanded है वो कैसा है, तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज दैट कुछ भी ले लो, प्राइस में चेंज हुआ है 5 का और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ है 2 का, आंसर हमेशा कितना आएगा, लेस देन 1 ही आएगा। इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले कह रहा है क्या कि इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है इंफीरियर गुड्स के केस में, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी बताओ। हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम बढ़ने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है। अब समझने की कोशिश कीजिए, हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी केस में हमने देखा था एक एंजल कर्व, क्या देखा था हमने, एक देखा था हमने एंजल कर्व। एंजल कर्व में हमने देखा था कि अगर इनकम बढ़ती है, ये है हमारी इनकम, ठीक है, और ये क्वांटिटी। अगर मैं कहती हूँ कि इनकम बढ़ती है तो कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स का जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इनकम बढ़ती है तो जो नेसेसरी गुड्स है उसका हम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं नेसेसरी गुड्स की जो डिमांड है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर इनकम बढ़ती है तो ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनकी डिमांड कम होती है, हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, यानी कि इसका कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आ रही बात समझ में, तो हम कहते हैं कि अगर इनकम के बढ़ने से डिमांड होती है कम तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, इनवर्स या नेगेटिव। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव था पहला वाला ऑप्शन, वो तो है नहीं, साथ साथ में हम कह रहे हैं जीरो या नेगेटिव, जीरो नेगेटिव इनफाइनाइट, तो हम कह रहे हैं नेगेटिव। ठीक है आगे चले, if the demand for a good is inelastic and increase in its price will cause the total expenditure of the consumer of the good। अब बताओ अगर कोई गुड ऐसे है जिनकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक नेचर की है, अगर गुड्स कैसी हैं जिनकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक नेचर की है, यानी कि डिमांड चेंज नहीं होती। अगर हम कह रहे हैं कि डिमांड चेंज नहीं होती, प्राइस बढ़ जाएंगे तो खर्चा क्या होगा, देखो सबसे पहले ये बनाओ P और ये बनाओ Q। आ रही बात समझ में, हम कह रहे हैं प्राइस है 10 रुपए का, क्वांटिटी डिमांडेड है 15 की, हम कह रहे हैं डिमांड इनइलास्टिक है यानी कि डिमांड 15 की 15 ही रख लो, 14 15 कितनी भी रख लो, प्राइस हो गया सपोज है 12 का, टोटल खर्चा कितने का हुआ, पहले हो रहा है टोटल खर्चा 150 रुपए का,
अब टोटल खर्चा कितने का हो रहा है, 180 रुपए का। तो टोटल खर्चा क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड है इन इलास्टिक, यानी कि डिमांड चेंज नहीं हो रही पैसे के चेंज होने के बाद भी, प्राइस के चेंज होने के बाद भी। अगला कह रहा है इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स रिमेन अनचेंज, यानी कि प्राइस के चेंज होने के बाद भी अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होती देन द डिमांड कर्व फॉर दैट गुड विल बी कैसा होगा बताओ, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। देखो हम बना के देखते हैं डिमांड कर्व को। वो कह रहा है प्राइस चेंज हो रहा है पर डिमांड चेंज नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं डिमांड कर्व कुछ ऐसा होगा। देखो प्राइस इतना डिमांड इतनी, प्राइस बढ़ गया तब भी डिमांड इतनी, और प्राइस बढ़ गया फिर भी डिमांड इतनी, यानी कि डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, यानी कि डिमांड कर्व होना चाहिए वर्टिकल। कैसा होना चाहिए डिमांड कर्व, वर्टिकल। आरी बस वर्टिकल है ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। चलो आगे कह रहा है सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस वी विल एक्सपेक्ट अ डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला 2। अब देखो समझने की कोशिश करो, हम कह रहे हैं जो पेप्सी है उसके प्राइस बढ़ गए, जब पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोगों के लिए पेप्सी हो जाएगी महंगी, तो पेप्सी की तो डिमांड कर देंगे कम। अब उनके लिए सस्ता अल्टरनेटिव कौन सा बचा, कोक। तो हम कह रहे हैं कोका कोला, कोका कोला के प्राइस ना तो इंक्रीज हुए ना तो डिक्रीज हुए, पर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो कह रहा है उसका डिमांड कर्व है वो क्या होगा, कोका कोला 2। देखो अभी डिमांड कर्व है कोका कोला का, अच्छी तरह समझना, डिमांड कर्व ये है कोका कोला का, हम कह रहे हैं ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। अब देखो सपोज दैट हम कह रहे हैं ये है प्राइस करंट और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या हुआ है कि किसके प्राइस बढ़े थे, पेप्सी के प्राइस बढ़े थे, पेप्सी के प्राइस बढ़े थे और कोका कोला की डिमांड बढ़ गई, कोका कोला की डिमांड इसी प्राइस पे बढ़ के कितनी हो गई यहाँ। तो हम कहेंगे जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया ना, अब हमें नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट से जाता हुआ अब हमें नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा इस पॉइंट से जाता हुआ। तो डिमांड कर्व क्या हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसको हम कहेंगे शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट सिंस दीज आर दी सब्स्टिट्यूट। होप आपको ये सब समझ में आ गया हो अभी तक। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड एक्सेप्ट। तो हम कहते हैं टेस्ट और प्रेफरेंसेस होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स भी होता है, क्या नहीं होता, क्वांटिटी सप्लाई। जितना क्वांटिटी सप्लाई करो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड थोड़ी होगी, जितने डिमांड करनी लोगों को तो डिमांड करेंगे। सारी बात समझ में। अगला क्या कहता है देखो, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अच्छा जल्दी बताओ, ये है डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में मूवमेंट की बात हो रही है, यानी कि जैसे हम कह रहे हैं प्राइस इतना तो डिमांड इतनी, प्राइस इतना तो डिमांड इतनी, प्राइस और कम तो डिमांड और ज्यादा। तो ये है हमारा ठीक है डिमांड। अब इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मूवमेंट, मूवमेंट कैसे दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इस वाले पॉइंट से लें तो यहाँ आ गया हमारा अपवर्ड मूवमेंट और यहाँ आ गया हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से होते हैं, प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज होते हैं, यानी कि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। अगर ऐसा कुछ है तो इस केस में अगर हम क्या मानेंगे, ये क्या होगा हमारा इंक्रीज इन डिमांड होगा, डिक्रीज इन डिमांड होगा, क्या होगा, तो हम कहते हैं ये होगा हमारा ठीक है, ये क्या होगा हमारा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड तो नहीं होगा, क्या होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड, जल्दी बताओ क्या होगा, चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो एक तो होता है चेंज इन डिमांड, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में ही आता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर भी क्या होना चाहिए हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेज रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप द डिमांड फॉर कोक विल डिक्रीज,
7 अप विल डिक्रीज, कोक एंड 7 अप विल इंक्रीज, या कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज। अगर पेप्सी के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो कोक एंड 7 अप दोनों की ही डिमांड अच्छा क्या होगी बताओ। पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो गई तो पेप्सी सस्ती हो गई, तो कोक और 7 अप महंगी हो गई। कोक और 7 अप महंगी हो गई तो उसकी डिमांड कम, पेप्सी की डिमांड ज्यादा। यानी कि यहाँ आना चाहिए 15 का डी, कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ अ गुड इज अ लग्जरी, अगर गुड्स लग्जरी है तो उसकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी बताओ। अगर हम कहते हैं गुड्स है लग्जरी तो इनकम के बढ़ने के साथ आप लग्जरी गुड्स को ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, ज्यादा ही खरीदोगे। तो कैसी होगी, पॉजिटिव भी होगी और साथ साथ में कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 भी होगी। आ रही बात समझ में। चलो आगे कह रहा था, प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीज बाय 22% and the quantity of hot dog demanded falls by 25%. This indicate the demand for hot dog is, अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं कहती हूँ प्राइस कितने से चेंज हुआ, 22% से डिमांड 25, 25 डिवाइड बाय 22, आंसर कितना आएगा, ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब इलास्टिसिटी आती है ग्रेटर देन 1 तो आंसर हमेशा क्या होगा, इलास्टिक। पता है ना, हम कहते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 तो इसको कहेंगे हम इलास्टिक। इलास्टिसिटी लेस देन 1 इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 यूनिट इलास्टिक, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक, और अगर कहेंगे इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया हो। 18th क्या कहता है देखो, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीज बाय 5% व्हेन द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज बाय 20%, तो वो कह रहा है चिकन के प्राइस इंक्रीज हुए 20% से, उसकी वजह से मटन की डिमांड इंक्रीज हो गई 5% से। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन, यानी कि एक की क्वांटिटी में चेंज लेना है, एक के प्राइस में चेंज लेना है। क्वांटिटी में चेंज कितना है 5 डिवाइड बाय उसमें चेंज कितना है 20, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25। और 0.25 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक के उसके भी प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और इसकी भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज है, तो आंसर क्या आना चाहिए 0.25 पॉजिटिव में आना चाहिए आंसर। आ रही बात समझ में, तो इसमें आ जाएगा 0.25 पॉजिटिव। सबको समझ में आ गया। अगला कह रहा है, गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसकी वजह से टोटल खर्चा बढ़ेगा। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, अच्छा देखो समझने की कोशिश करो, ये है प्राइस, ठीक है, ये है क्वांटिटी। हम कह रहे हैं कि यह डिमांड और ये है सपोज दैट प्राइस। सपोज दैट अगर मैं कहती हूँ मुझे टोटल खर्चा इंक्रीज करना है, टोटल खर्चा इंक्रीज करना है, तो पहले अभी हमने तो इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर डिमांड कैसी हो इलास्टिक और प्राइस क्या हो जाए बढ़ जाए तो टोटल खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो इसको देखते हैं हम, डिमांड इज इलास्टिक प्राइस फॉल, नहीं। डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइज, नहीं। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस राइज। आ रही बात समझ में, आ गया होगा सबको समझ में। अगला क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए करेक्ट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is a measure of how much the quantity supplied of a good responds to a change in the price of that good। ठीक है, देखते हैं, ये भी ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कंप्यूटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन, ये भी सही है। आंसर होना चाहिए इसका ऑल ऑफ द अबव। देखो जहां भी ऑल ऑफ द अबव आपको दिखाई देगा, आंसर 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव ही होता है। फिर भी हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को रीड करके देख लेना। अगर थर्ड ऑप्शन को रीड नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 2 को आप रीड करके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से क्या एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अगर गुड्स क्या है सब्स्टिट्यूट है, तो अगर एक के प्राइस क्या होंगे, फॉल होंगे, तो दूसरे की डिमांड फॉल होगी, नहीं। अगर सब्स्टिट्यूट है तो एक की प्राइस फॉल होने से, हाँ नहीं, सही 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 है, ये वाला सही है। अगला क्या कह रहा है देखो, व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो अगर एक के प्राइस कम होंगे तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी, विल कॉज द डिमांड ऑफ अदर टू राइज, ये भी सही है। हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज ऑलवेज, ऑलवेज यही है दिक्कत। वैसे तो ये थर्ड पॉइंट ही होगा आंसर, पर फोर्थ पे एक बार औपचारिकता के लिए पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है हमेशा, क्या
इनकम के बढ़ने से हमेशा डिमांड बढ़ेगी। आंसर हमने इसका देखा था एक्सेप्शन इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड नहीं बढ़ती। When a consumer become fashionable, people prefer to buy it and therefore it demand increases। तो अगर कोई पर्सन फैशनेबल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो फैशन ट्रेंड में चीजें है उनको खरीदता है, डिमांड इंक्रीज करता है। ये भी सही है, यानी इनकरेक्ट कौन सा, यही वाला कि इनकम बढ़ने से हमेशा ही कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है, ऐसा नहीं होता। आगे कह रहा है, अब चलो पढ़ते जल्दी जल्दी। प्राइस, सपोज द प्राइस ऑफ मूवी seen at a theater rises from 120 per person to 200 per person. The theater manager observes that the rise in the price caused attendance at a given movie to fall from 300 to 200. What is the price elasticity of demand of the movie using ARC method? देखो सबसे पहले तो अगर आपको कोई मेथड दे रखा है तो आप वो मेथड यूज करना, मेथड नहीं दे रखा है तो पॉइंट मेथड यूज करना, और अगर पॉइंट मेथड से आंसर नहीं आता है तो आप आर्क मेथड यानी कि मिड पॉइंट मेथड को यूज करके आंसर निकालने की कोशिश करना। मैक्सिमम ऑफ द टाइम आर्क मेथड से आंसर निकल आता है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं भी कुछ नहीं दे रखा होता तो हम हमेशा पॉइंट मेथड यूज करते हैं, फिर भी कभी कभार ऐसा होता है पॉइंट मेथड से आंसर नहीं आता तो आप आर्क मेथड यूज कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो पी है, क्यू है, बड़ा इजी सा दे रखा है, पी है 120 और एक पी है 200। पहले वाले में कितना है 300 और इसमें 200 क्वांटिटी। अब क्या निकालना है, केवल आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या होता है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू कितना है, देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी जीरो प्लस पी वन क्यू जीरो प्लस क्यू वन। अब डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है 100 डिवाइड बाय डेल्टा पी है 80 मल्टीप्लाई बाय पी जीरो प्लस पी वन, पी जीरो प्लस पी वन यानी कि 320 डिवाइड बाय Q0 plus Q1 500 आंसर कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 5, 5 इट्स 40.8 यानी कि ये आंसर आना चाहिए 22 का। 22 का आंसर कितना आना चाहिए बी, ठीक है। आ रही बात समझ में, सबको आगे होगी इस बात समझ में, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। पहले इसको पढ़ लेते हैं, आधा क्वेश्चन नीचे। सपोज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ सेल ऑफ इट्स silverware. If the price of a plate setting is reduced from rupees 300 to 200, the quantity demanded increases from 3000 प्लेट सेट की जो प्राइस है वो 300 से 200 हो गए, 3000 प्लेट से जो डिमांड है वो 5000 प्लेट सेटिंग की हो गई। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सिल्वरवेयर? तो क्या कह रहा है, जो प्राइस है वो कितने हो गए, प्राइस हो गए 300 से 200, 300 से 200 हो गए प्राइस, और यहाँ हो ये 3000 से हो गए 5000, ठीक है। पी क्यू आर्क मेथड से निकालने कह रहा है, अब डायरेक्ट निकाल देंगे क्योंकि फॉर्मूला भी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं। सबसे पहले डेल्टा क्यू कितना है 2000 डिवाइड बाय डेल्टा पी कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय पी जीरो प्लस पी वन कितना है 500 डिवाइड बाय क्यू जीरो प्लस क्यू वन कितना है 8000। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, ठीक है। 4 से इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 पॉइंट कितना आना चाहिए 1.25 आना चाहिए आंसर, है ना 23 का। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, अदरवाइज कितना आना चाहिए आंसर 1.25 ही आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द टू गुड्स इज वेरी हाई इट मींस। तो हमने बात की थी, एक हमने वो बनाई थी, एक सेकेंड, एक हमने टाइमलाइन बनाई थी, क्या बनाए, ये तो 1.25 है ना। देखो एक टाइमलाइन बनाई थी हमने, उस टाइमलाइन में हमने कहा था यहाँ तो है 0, 0 से नीचे क्या होगा माइनस, तो माइनस में हमने बात की थी यहाँ है -1, यहाँ है +1, यहाँ है इन्फिनिटी और यहाँ है -इन्फिनिटी। हम कहते हैं -इन्फिनिटी से -1 के बीच में अगर प्राइस इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट आता है तो ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट। -1 से 0 के बीच में आता है तो ये होते हैं हमारे वीक कॉम्प्लीमेंट। 0 से +1 के बीच में आता है तो ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट, और अगर +1 से इन्फिनिटी के बीच में आता है, सॉरी 0 से +1 के बीच में आता है तो ये होता है हमारे वीक सब्स्टिट्यूट।
वीक सब्स्टिट्यूट, और ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट। अब देखो, ठीक है, when the numerical value of cross elasticity between the two goods is very high, it means the goods are perfect complements and therefore the goods are perfect substitute and can be used with ease, or high substitutability between the two goods, the goods are neutral and therefore cannot be considered substitutes। बताओ क्या होना चाहिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहेंगे क्या, परफेक्ट क्यों कहेंगे, बताओ जल्दी, परफेक्ट थोड़ी बात कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट होंगे यानी कि इनके बीच में डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी हाई होगी, परफेक्ट नहीं कह सकते हम, इसी वजह से आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। किसी भी बच्चे को अगर ये समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 24 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूबिलिटी इनके बीच में होगी। अगला कह रहा है, इफ द लोकल पिज़्ज़ेरिया राइजेस द प्राइस ऑफ मीडियम पिज्जा फ्रॉम 60 to 100 and the quantity demanded falls from 700 pizzas a night to 100 pizzas a night। oh my god, 700 पिज्जा से जो डिमांड है घट के हो गई 100 पिज्जा की। प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग द आर्क मेथड, देखो हर जगह आर्क मेथड ही पूछेगा आपसे। देखो प्राइस कितना है 60 और एक प्राइस है 100, यहाँ पे 700 यूनिट्स, यहाँ है 100 यूनिट्स। प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। अब निकालना है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कितना है 600, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी कितना है 40, मल्टीप्लाई P0 प्लस P1 डिवाइड बाई Q0 प्लस Q1। ठीक है, आंसर कितना आया 3, सबके सबसे 3 आ गया होगा। देखो आप लोगों को भी साथ साथ में क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी जाके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। 25 के बाद अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो आपको इजी लग रहा होगा, जितने भी आपने रिवीजन वीडियो देखे होंगे सबके बाद आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे। आर्य भाषा में अच्छे से देखिए रिवीजन वीडियो को, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप पे। और डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्य भाषा में, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। इफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक, अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इनइलास्टिक है एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस राइजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू अकर। देखो हम कह रहे हैं इलास्टिक कैसी है, डिमांड इज इनइलास्टिक, ठीक है, और प्राइस क्या हो जाता है, राइज हो जाते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड, इनइलास्टिक का मतलब क्या है, देखो वो कहना चाह रहे हैं जो इलास्टिसिटी है ना वो लेस देन 1 होगी। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो हम कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, बताओ। सबसे पहली बात हम कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ ऊपर में लिख दूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 2 और नीचे लिख लूँ मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस 4, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.5। यानी कि ये क्या है 1 से कम, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। क्या लिख रहा है देखो, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, ये होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो क्या होना चाहिए 26 का बी होना चाहिए, पर और आगे पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन द शॉर्ट रन बट फॉल इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में फॉल क्यों होगी, नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल इन द शॉर्ट रन बट राइज इन द लॉन्ग रन, नहीं। आंसर कितना होना चाहिए, बी। आगे कह रहा है सपोज द डिमांड फॉर मील एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। अगर हम कहते हैं मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है, वहां पे जो प्राइस इलास्टिक है वो इलास्टिक है, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बहुत, मतलब डिमांड में ज्यादा असर पड़ता है, प्राइस गिरने से भी डिमांड में ज्यादा असर पड़ता है। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसीडर रेजिंग प्राइस, अगर वो प्राइस को बढ़ाना चाह रहे हैं और डिमांड कैसे, इलास्टिक, तो डिमांड चेंज चाहिए, यानी क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी ज्यादा से। तो लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, लार्ज फॉल इन डिमांड क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फॉल होगा या डिमांड में। हम कहते हैं कि अगर प्राइस के चेंज होने से कुछ भी चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, अदरवाइज किस में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आंसर सीधे सीधे होना चाहिए लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। आगे आता है पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। पॉइंट इलास्टिसिटी किस सिचुएशन के लिए यूजफुल होती है, द बुक स्टोर इज कंसीडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक। अच्छा पॉइंट इलास्टिसिटी में हमने बात की थी ना, पॉइंट इलास्टिसिटी में हमने बात की थी कि जब कैसा होता है, काफी स्मॉल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है। स्मॉल चेंज का मतलब अगर मैं कह रही हूँ एक टेम्पो है, वो टेम्पो पहले 1 लाख रुपीज का आता था, अब वो टेम्पो कितना आ रहा है 99,999 का आ रहा है, तो स्मॉल चेंज है। तो डबलिंग द प्राइस में तो नहीं होगा, लोअरिंग द प्राइस
इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिश बाय 50%, ये भी नहीं होगा। एंड ऑटो प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू द प्राइस ऑफ कार बीइंग लोअर्ड बाय 100, केवल 100 रुपए से कम करा ऑटो का प्राइस, यही होगा आंसर। आ रही है ना बात समझ में? A decrease in price will result in an increase in total revenue. अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। देखो हम कहते हैं अगर प्राइस कम, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। अगर हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? डिमांड क्या हो रही है? इलास्टिक है। देखो समझने की कोशिश करो, अगर प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस कम होने पर लोगों ने डिमांड को बढ़ाया होगा, तभी तो टोटल खर्चा बढ़ा होगा। इसके लिए क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये टोटल रेवेन्यू है। प्राइस कितना है? 10 रुपए का है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट की है, टोटल रेवेन्यू 100 का है। अगर प्राइस हो गए कम, सपोज दैट प्राइस हो गए 8 रुपए की, तो अगर हमने टोटल रेवेन्यू को मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। सपोज दैट मुझे टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना है, मैं कह रही हूँ जो क्वांटिटी है मुझे कितनी करनी पड़ेगी? 15 करनी पड़ेगी, 20 करनी पड़ेगी। सपोज दैट 8 रुपए होते ही 20 यूनिट को इंसान खरीद रहा है, टोटल रेवेन्यू हुआ 160, यानी कि बढ़ा टोटल रेवेन्यू ना 60 रुपए से। तो हम कहते हैं कि अगर प्राइस के गिरने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में डिमांड कैसी है? इलास्टिक है, क्योंकि डिमांड चेंज हो रही है। तो क्या कह रहा है? देखो, अ डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। द परसेंटेज चेंज, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है? ये है 10, यानी कि 100% है ऊपर, और नीचे क्या है? केवल और केवल 2, यानी कि 20%। तो यहाँ होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बी होना चाहिए। ठीक है, 29 का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 30 कहता है इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू इफ। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। यानी कि देखो हमने तो बहुत इजी ट्रिक पढ़ी थी, अगर प्राइस और टोटल रेवेन्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। अगर प्राइस और टोटल रेवेन्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। इस केस में डिमांड कैसी होगी? इंक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। दोनों चीजें मूव कर रही हैं, डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। तो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इनइलास्टिक होने के लिए हम कह रहे हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होना चाहिए? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये कम से चेंज होगा, इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 30 का ए ही होना चाहिए। आ रही बात समझ में? होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर अगला कह रहा है डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डिमांड है किसी भी गुड्स की वो मोर इलास्टिक है इफ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, द गुड हैज मैनी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, it is necessary or there is little time for the consumer to adjust to the price change. Demand for a good will tend to be more elastic. डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है इफ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम। मैं कह रही हूँ मैच बॉक्स है, 1 रुपए का आता है, पूरी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट घेरता है, तो वो उसके प्राइस अगर चेंज भी हो जाएंगे तो डिमांड में असर नहीं पड़ेगा। द गुड्स हैज मैनी सब्स्टिट्यूट, हाँ अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो उसकी डिमांड पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर हल्के से भी प्राइस इंक्रीज हुए ना तो इंसान कहीं ना कहीं उसके सस्ते सब्स्टिट्यूट पे मूव कर जाएगा। आंसर तो यही होना चाहिए इसका। बाकी पढ़ लेते हैं। इट इज नेसेसरी, अगर नेसेसिटी गुड्स होते हैं तो क्या उनकी डिमांड इलास्टिक होती है? नहीं। देयर इज अ टाइम फॉर कंज्यूमर टू एडजस्ट द प्राइस चेंज, अगर टाइम है कंज्यूमर के पास क्या करने के लिए? प्राइस चेंज को क्या करने के लिए? एडजस्ट करने के लिए। तो क्या डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है? नहीं, डिमांड कम इलास्टिक होगी इस केस में भी। तो आंसर कितना होना चाहिए इसका? आंसर बी ही होना चाहिए, गुड्स हैज मैनी सब्स्टिट्यूट। आगे कहता है डिमांड फॉर गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक कब होगी डिमांड फॉर गुड्स? इफ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मोर इलास्टिक कब होगी? यहाँ भी तो था मोर इलास्टिक, वही मैं कहती, यहाँ भी ऊपर ही मोर इलास्टिक था। टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक, सॉरी ये इन इलास्टिक है। ठीक है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कब होगा? जब इट हैज मैनी सब्स्टिट्यूट्स। नहीं। द गुड्स इज अ लग्जरी एज अपोज टू द नेसेसिटी, अगर मैं कह रही हूँ गुड्स कैसी हैं? लग्जरी नेचर के हैं, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है लग्जरी नेचर की। ये होगा दैट गुड्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम। जो गुड्स है ना कंज्यूमर की इनकम का स्मॉल एरिया घेर रहा है, इसी वजह से वो कैसी होगी? उसकी डिमांड इनइलास्टिक। Suppose a consumer's income increases from 30,000 to 36,000. As a result, the consumer increases her purchases of compact disc
फ्रॉम 25 to 30, व्हाट इज द कंज्यूमर इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड। तो हम कहते हैं 30,000 से बढ़ के जो इनकम है वो कितनी होगी, 36,000। CD पहले वो 25 खरीदा था, अब 30 खरीद रहा है। तो अगर हम देखेंगे इसका P और Q का चार्ट अगर हम बनाए, 25 से हो गई 30, अच्छा सॉरी प्राइस थोड़ी, इनकम और क्वांटिटी का चार्ट बनाना है, इनकम और क्वांटिटी का चार्ट बनाना है। इनकम क्वांटिटी लिखते हैं पहले 25, फिर 30, और यहाँ पर 30,000, यहाँ 36,000। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। केवल और केवल क्या करना है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड से यूज करना है और आंसर निकालना है। आर्क मेथड है, मिड पॉइंट मेथड, डेल्टा क्यू कितना है 5 डिवाइड बाय डेल्टा ई, डेल्टा पी प्राइस की जगह इनकम लेंगे तो ये कितना आएगा 6,000, मल्टीप्लाई बाय इनकम 0 प्लस इनकम 1 यानी कि हो गया 66,000, और डिवाइड बाय इन दोनों का प्लस यानी कि 55,000। ये तो आंसर ही बनाएगा। 11 डिवाइड बाय 11, आंसर इज 1। ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा। 11 का तो यार बहुत इजी सा आंसर है, 11 का कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 11। देखो यहाँ भी 66, 55, 33, बड़ा डबल नंबर हो रहा है ना, मिरर नंबर। आगे कह रहा है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, देखो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है, एक बार जीरो भी हो जाती है, फिर नेगेटिव भी हो जाती है। फिर इसके अपोज ये हमारी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी पहले जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, टोटल यूटिलिटी फॉल होती है। तो वो कह रहा है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स इस रेशियो में कि उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा है, बराबर है, ठीक है। किसी भी कॉम्बिनेशन में आप इन टू गुड्स को या कर लो, कंज्यूम कर लो, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होगा। ये दिखाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व में हम कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, डिमिनिशिंग। तो ये वाला पॉइंट ठीक है, अजम्पशन कौन सी नहीं, ये वाला पॉइंट ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी, मनी की डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। गिव स्केल ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, स्केल ऑफ प्रेफरेंस दिया जाता है क्या, अगर हम बात करते हैं किसमें, विच इज नॉट अजम्पशन ऑफ द थ्योरी। तो सबसे पहले क्या करें, गिव स्केल ऑफ प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो हम कहते हैं हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये भी दिया जाता है, ये भी ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिशिंग होती है, नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिशिंग नहीं होती, वो तो उतनी रहती है ना, डिमिनिशिंग नहीं होती। कंज्यूमर वुड ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स टू लेस, हाँ, क्योंकि हमने कहा था कि हायर द डिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। प्रेफर मोर का मतलब ये क्या कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात कर रहा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं, हायर द डिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये नहीं होता। आगे कह रहा है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कॉमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट्स इन। तो हम कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, स्लोप्स होता है डाउनवर्ड टू द राइट सिंस मोर ऑफ वन कॉमोडिटी एंड लेस ऑफ द अदर, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या फिर हम कहते हैं एनी ऑफ द अबव। तो हम कहते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम होता है सेटिस्फेक्शन। हम ये नहीं कहते मैक्सिमम में मिनिमम में नहीं। सपोज दैट workers in a steel plant managed to force a significant increase in their wages package. How would the new wage contract be likely to affect the market supply of steel? Other thing remaining the same. तो वो कह रहा है suppose that workers in a steel plant managed to force a significant increase in their wage. समझने की कोशिश करो, अगर वेज रेट हो गए इंक्रीज, तो अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट हो जाएगी इंक्रीज। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो अब इससे क्या होगा, जो सप्लाई है, कॉस्ट इंक्रीज तो प्रॉफिट डिक्रीज। अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो सप्लाई कर्व कैसा होगा, बताओ जल्दी। ये है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। हम कह रहे हैं कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट।
ठीक है, ये होना चाहिए। इसमें सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आगे के ऑप्शन पढ़ने हैं, राइट वर्ड शिफ्ट तो नहीं होगा। सप्लाई विल नॉट शिफ्ट, सप्लाई तो शिफ्ट ही होगा ना, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर है। अगर हम कहते प्राइस की वजह से कोई चेंज आता तो क्या होता, शिफ्ट नहीं होता, केवल केवल क्या होता, इंक्रीज डिक्रीज होता। पर ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं है, अदर थिंग की वजह से चेंज है, तो क्या होगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, थोड़ा राइट सही है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ द कर्व डिमिनिशिंग, हाँ, क्योंकि स्लोप क्या होता है इसका, एमआरएस होता है ना, एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। द इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स ऑफ अ कंज्यूमर इज पॉजिटिव, ओहो यही गलत है। इनकम इलास्टिसिटी अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर के लिए जो कि इंफीरियर गुड्स है, तो वो क्या होती है, नेगेटिव, इनकम ज्यादा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम। ठीक है, 38 का क्या होना चाहिए, 38 का होना चाहिए सी। अगला कह रहा है सक्सेसिव यूनिट, क्या कह रहा है, द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टैम्प कलेक्टेड बाय अ लिटिल बॉय गिव हिम ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ। तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे, अच्छा वो क्या कह रहा है, देखो जनरली हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स की यूनिट का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता जाता है। पर यहाँ वो क्या कह रहा है, जैसे जैसे वो स्टैम्प के कलेक्शन को इंक्रीज करता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। यानी कहीं ना कहीं क्लियर क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आ रही बात समझ में, ये क्या है, एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ द बायर आर एक्सपेक्टिंग हायर राइस प्राइस इन द नियर फ्यूचर। अब देखो राइस मार्केट है, यानी कि अब जो बायर्स को क्या लग रहा है देखो समझने की कोशिश करो। अगर हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, अगर हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ द बायर आर एक्सपेक्टिंग हायर प्राइजेस इन द नियर फ्यूचर, जो बायर है उन्हें लगता है कि फ्यूचर में जाके प्राइस क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। तो द डिमांड, अब उन्हें अगर लगता है कि फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो क्यों ना हम गुड्स को आज ही परचेज कर लें, अगर फ्यूचर में जाके महंगा हो जाएगा। तो डिमांड फॉर द राइस विल इंक्रीज एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, द डिमांड ऑफ राइस विल डिक्रीज एंड डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट, नहीं, राइट वर्ड ही होना चाहिए और शिफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइस अभी बढ़े नहीं है ना, इसी वजह से तो वो तो नहीं होगा, 40 का यही होना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है इन केस ऑफ गिवन गुड्स, हाँ अब गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल यूजुअली द, अब देखो समझने की कोशिश करो व्हाट इज मीन बाय गिवन गुड्स। तो हम कहते हैं गिवन गुड्स, तो ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ये जो गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट है ये दिया था सर रॉबर्ट गिफिन ने, जो कि थे कौन से स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर। उन्होंने देखा ये जो ब्रिटिश वर्कर हैं अपनी इनकम को क्या करते हैं, जो कंजम्पशन, जो फूड वगैरह कंजम्पशन है, दो तरह के गुड्स में लगाते हैं, एक होता है ब्रेड, एक होता है मीट। अब ब्रेड और मीट में सस्ता क्या आएगा, ब्रेड। तो जनरली अगर हम कहते हैं कि ब्रेड इज अ इंफीरियर गुड्स और मीट इज अ सुपीरियर गुड। अब पर उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो सारी सारी इनकम को मीट में लगा दे, मीट का कंजम्पशन करें। क्यों, क्योंकि मीट अगर वो पूरी इनकम खर्च भी कर देंगे तो इतना नहीं कंज्यूम कर पाएंगे जितने से उनका पेट भर जाए। तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मीट को खरीदते केवल टेस्ट के लिए और ब्रेड को खरीदते पेट भरने के लिए। अब सपोज दैट ब्रेड हो गई महंगी, अब ब्रेड के महंगा होने से क्या आप ब्रेड का कंजम्पशन डिक्रीज करके मीट खरीद लोगे, आंसर इज नो, क्योंकि ब्रेड जितनी महंगी हुई होगी अगर आप उसका कंजम्पशन डिक्रीज भी कर दोगे, जितना आप एक्स्ट्रा मीट खरीदोगे वो मीट आपको कहीं ना कहीं क्या नहीं कर पाएगा, उतना सेटिस्फेक्शन या उतना आपका पेट नहीं भर पाएगा। तो आप कहोगे भैया पेट भरना ज्यादा जरूरी है टेस्ट से, मीट की कंजम्पशन को डिक्रीज कर दोगे, ब्रेड की कंजम्पशन को इंक्रीज कर दोगे। तो दिस इज द एक्सेप्शन कि प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं किसी भी गुड्स के, फिर भी उसकी डिमांड क्या हो रही है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो गिफिन गुड्स इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो कि किसने बताया था, सर रॉबर्ट गिफिन ने। अब इस केस में क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी, जो डिमांड कर्व है उसकी बात करते हैं हम। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होगा, वर्टिकल होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब समझने की कोशिश, अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, देखो ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो हम कह रहे हैं ना, ये तो हम कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है। सपोज है प्राइस है 5 रुपीज का, तो डिमांड थी 10 यूनिट्स की। अगर मैं कह रही हूँ प्राइस हो गया 10 तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 8 रुपीज का, तो डिमांड बढ़ के कितनी हो गई, 12 यूनिट्स की हो गई। तो पहले डिमांड थी यहाँ, अब है डिमांड यहाँ, यानी कि डिमांड कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। आ रही ना बात समझ में, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन्स, तो हम कह रहे हैं बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन
द एरिया इनसाइड द बजट लाइन। अच्छा हम देखते हैं इकोनॉमिस्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम क्या करते हैं, एक पहले बनाते हैं हम डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। हम कह रहे कंज्यूमर सरप्लस, द एरिया इनसाइड द बजट लाइन। अच्छा अब द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, एक होगी हमारी बजट लाइन, एक होगा हमारा प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू, डिफरेंस बिटवीन द। अच्छा ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसके लिए कर्व बनाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पढ़ो क्या लिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड्स एंड द मार्केट प्राइस, यानी कि विलिंगनेस टू पे कौन सा हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और माइनस अगर हम बात करते हैं जो मार्केट प्राइस है वो है पी। अगर मैं किसी भी गुड्स के लिए पे करना चाह रही हूँ ज्यादा और उसका प्राइस है कम, तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा हो गया ना। जिस गुड्स के लिए मैं 10 रुपए भी खर्च कर सकती हूँ, अगर वो गुड्स मिल रहा है मुझे केवल 5 रुपए में, तो 5 रुपए का फायदा सी होना चाहिए इसका आंसर। सीधे सीधे ड्रॉ करने की भी इसको जरूरत नहीं है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की इसमें से क्या प्रॉपर्टी है, डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, सही है। ओ सॉरी, मतलब ये तो सही वाला ऑप्शन है ना, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है हमने तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, हाँ तो सही तो है, फिर तो ठीक है, सही है फिर तो। 43 का ए ही सही है, मुझे लगा इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है क्या। चलो आगे क्या कह रहा है देखो, द इकोनॉमिस्ट स्पीक of the utility of a certain good they are referring to, the economics speak the utility of a certain good they are referring to the demand of the good, usefulness of the good। utility का मतलब क्या होता है, utility का मतलब होता है want satisfying power, या फिर हम कह सकते हैं usefulness। तो क्या होना चाहिए 44 का, 44 में क्या कह रहा है, the demand for the good, usefulness of the good, the expected satisfaction। utility का मतलब देखो usefulness तो होगा ही, पर अगर हम बात करते हैं the expected satisfaction derived for consuming the good, the rate at which consumer willing to exchange। तो economists speak of the utility of a certain goods they are referring to expected satisfaction derived from the consuming the goods। यही होना चाहिए 44 का सी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यूजफुलनेस ऑफ द गुड्स इन द कंजम्पशन, तो अगर हम बात करते हैं यूजफुलनेस भी क्या होता है, कहीं ना कहीं यूटिलिटी होती है, पर यूजफुलनेस सेटिस्फेक्शन अगर हम बात करते हैं ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ही, कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यूटिलिटी की बात करें हम उसे मेजर कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, यूटिलिटी को मीजर कर सकते हैं, तो मीजर करते टाइम जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन होगा, जो डिराइव कर सकते हैं हम, वही क्या होगी हमारी यूटिलिटी। आगे कह रहा है द वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिकल सप्लाई कर्व के बारे में। वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द वाई एक्सिस, हम ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई क्या होगी, हम कह रहे हैं प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई कांस्टेंट है, यानी कि हम कह रहे हैं जीरो होनी चाहिए इसकी, तो सीधे सीधे ठीक है, क्या होना चाहिए जीरो। 45 के क्या होना चाहिए, जीरो आंसर, ठीक है। तो कुछ दिमाग लाने की बात ही नहीं है। फॉर अ नॉर्मल गुड विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एक नॉर्मल गुड्स है जिसका डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव, ठीक है। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द गुड इज नेगेटिव, वो कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स इज नेगेटिव, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स इज नेगेटिव। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी तो नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो गलत है, ठीक है। 46 का ये तो नहीं होना चाहिए। द प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो मैं बताती हूँ। हमारे हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी होनी चाहिए नेगेटिव, तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारे हिसाब से होनी चाहिए नेगेटिव, और इनकम इलास्टिसिटी होनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव। प्राइस कम तो डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव। समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन, इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, बस इसी वजह से। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो है, पर यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव क्या रखी है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये तो है ही गलत। नेगेटिव पॉजिटिव, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव, यही है इसका आंसर। फिर कहता है एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड इज कॉज्ड बाय, अगर सप्लाई ऑफ कर्व इंक्रीज हो रहा है तो किसकी वजह से होगा, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फॉल इन द प्राइस ऑफ, ठीक है। देखो पहला वाला भी ठीक है, इंप्रूवमेंट इन इट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अगला फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द सेम इनपुट, अगर बाकी के प्राइस फॉल हो गए तो हम इसी के गुड्स को क्या करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, ये भी ठीक है।
फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट कम हो गई तो फिर प्रॉफिट ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा, यानी डी होना चाहिए इसका आंसर। आ रही बात समझ में? अगला कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स। तो हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी का मतलब सप्लाई रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स चेंज इन इट्स डिमांड, प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस के चेंज होने से कितना चेंज होता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है देखो 49, अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई का पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंप्लाइज इलास्टिसिटी। आप देखो ये तो सोचने की बात ही नहीं है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व होगा तो इलास्टिसिटी होगी इनफाइनाइट ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई इज रिजल्ट ऑफ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा सप्लाई का, जब प्राइस डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, बी होना चाहिए 50 का। कॉन्स्पीशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, कॉन्स्पीशियस यानी कि महंगे गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, स्नोब गुड्स, वेबलिन गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए, ऑल, क्योंकि हमारे जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, स्नोब का मतलब भी अतरंगी होता है कुछ अलग, वेबलिन का मतलब भी कैसा होता है, महंगे गुड्स, ऑल ऑफ द अबव भी होने चाहिए कॉन्स्पीशियस गुड्स। द क्वांटिटी परचेज रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ इनकम। तो हम कह रहे हैं जो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं वो कैसी है, रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इनकम। दिस इज नोन एज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स लेस देन 1, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स इज ग्रेटर देन 1। हम कह रहे हैं द क्वांटिटी परचेज रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी परचेज कांस्टेंट है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। अगर इनकम हमारी बढ़ जाए चाहे इनकम हमारी घट जाए, हमारी जो अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या कहते हैं कि जो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं अगर वो कैसी है, सेम है, तो हम कहेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, जीरो ही होनी चाहिए, ठीक है। 52 का क्या होना चाहिए, सी ही होना चाहिए, इजी। अगला कह रहा है एज इनकम इंक्रीजेज द कंज्यूमर विल गो इन फॉर सुपीरियर गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल। तो हम कह रहे हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो डिमांड इंफीरियर गुड्स की फॉल हो जाएगी। दिस में इंफीरियर गुड्स है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, सीधे सीधे वो कह रहा है कि इनकम ज्यादा हो जाएगी तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है तो नेगेटिव रिलेशन होता है। अगला कह रहा है व्हेन इनकम इंक्रीजेस द मनी स्पेंट ऑन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। दिस मीन्स, अगर मैं कह रही हूँ इनकम इंक्रीज हो रही है तो नेसेसरी के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भाई नमक थोड़ी 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच खा लोगे आप, अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो नमक तो 1 चम्मच का 1 चम्मच ही खाओगे। तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी, जीरो, इनकम इलास्टिसिटी 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 होनी चाहिए नेसेसरीज के केस में। अब आप कहोगे जीरो क्यों नहीं है, देखो हल्का फुल्का चेंज आता है, हर चीज नमक से रिलेटेड नहीं है ना, हर नेसेसरी में नमक ही नहीं आता। आ रही बस समझ में, हम कहते हैं थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कुछ खाने लग जाएंगे, थोड़ी सुपीरियर चीजें खाने लग जाएंगे, इनकम बढ़ गई तो हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं कैसी होगी, लेस देन 1 होगी, प्रपोर्शनेट तो नहीं होगी ना। द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल विल हैव इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी, हाई इनकम इलास्टिसिटी होती है इनकी, हाई इनकम इलास्टिसिटी। जितने ज्यादा लग्जरी मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा लग्जरी गुड्स हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो कैसी होगी, हाई इनकम इलास्टिसिटी। फिर आता है अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस इज नोन एज, ऐसे गुड्स जो एक बार कंज्यूम कर लिए दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बनाना है, उस बनाने को आपने पील किया और उसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब एक कंज्यूम किए हुए बनाने को दोबारा थोड़ी कंज्यूम कर सकते हो, यानी कि ये गुड्स कौन से होता है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, प्रोड्यूसर गुड्स या नन ऑफ द अबव, यानी कि ये गुड्स होने चाहिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आ रही है बात समझ में। अगला कहता है रिलेटिव प्राइजेस, रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या होता है, जो प्राइस एक्सप्रेस किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ, या फिर व्हाट यू गेट पेड फॉर बेबी सिटिंग योर कजिन, द रेशियो ऑफ वन प्राइस टू अनदर या इक्वल टू अ मनी प्राइस। तो हम कहते हैं रिलेटिव प्राइस में क्या आता है, रिलेटिव प्राइस में आता है, अगर हम बात करते हैं प्राइस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाट यू गेट पेड फॉर द बेबी सिटिंग योर कजिन, बेबी सिटिंग योर कजिन ये तो आएगा ही, द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर। रिलेटिव प्राइस का मतलब एक मनी प्राइस कि अगर हम दूसरे से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तुलना करते हैं, रेशियो जो होता है वही होता है रिलेटिव प्राइस। इसको भी क्या करोगे, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे।
ठीक है। क्या होता है रिलेटिव प्राइस? अगर हम कहते हैं मनी प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनदर, अगर जो रेशियो निकालते हैं वही क्या होता है रिलेटिव प्राइस। रेशियो और रिलेशन, बात सही है ना। हम बात करते हैं क्या होता है रेशियो, तो हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन द टू आइटम्स, तो रेशियो होता है। ऐसे हम कहते हैं रिलेटिव प्राइस क्या होता है रेशियो। उसके बाद आता है अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर। बजट लाइन से बिलो का अगर कोई पॉइंट होगा तो अंडर द बजट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच कॉस्ट द होल ऑफ द कंज्यूमर इनकम, लेस देन कंज्यूमर इनकम, रिप्रेजेंट अनअटेनेबल, रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन विच कॉस्ट मोर देन द कंज्यूमर इनकम। नहीं, बी होना चाहिए 58 का। 58 का क्या होना चाहिए? बी। कैसे आप समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। कैसे आप समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कहती हूँ ये है मेरी बजट लाइन, इस बजट लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो सब पे क्या होगा खर्चा बराबर। पर अगर मैं कह रही हूँ कि मैं बजट के अंडर कोई एक पॉइंट डिसाइड करती हूँ और इस गुड्स में क्या करती हूँ कॉम्बिनेशन गुड्स से सर्विस को खरीदती हूँ, तो कहीं ना कहीं खर्चा क्या होगा क्या होगा कम। और अगर ये कोई पॉइंट बजट लाइन से बाहर है तो जो पॉइंट है कैसा होगा अनअटेनेबल। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच कॉस्ट देन लेस देन द कंज्यूमर इनकम। इनकम से कम में काम हो जाएगा ना, इसी वजह से। आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या कह रहा है देखो, डिमांड इज द, डिमांड क्या होता है? द डिजायर फॉर अ कॉमोडिटी गिवन इट्स प्राइस एंड दोज ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। डिमांड इज अ डिजायर, willingness to pay for the goods if income is large, the entire relationship between the quantity demanded and the price of the goods, other thing remaining the same, is the demand या ability to pay for a goods। बताओ क्या होनी चाहिए डिमांड? क्या होनी चाहिए डिमांड? डिमांड होनी चाहिए the desire of a commodity given its price and those related commodities। तो क्या ये डिमांड होगी? नहीं। अगर हम कह रहे हैं द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड, अगर मैं कहूँ जो एंटायर रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और गुड्स के प्राइस के बीच में, क्या यही डिमांड होती है? हाँ। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशन होता है यही डिमांड होता है, बाकी सारी चीजों को अगर हम कॉन्स्टेंट मान लें तो। अगला कह रहा है सपोज पोटैटोज हैव -0.4 एज इनकम इलास्टिसिटी, वी कैन से फ्रॉम द डेटा गिवन दैट पोटैटोज आर सुपीरियर गुड्स। अच्छा, पोटैटो की इनकम इलास्टिसिटी कैसी है? नेगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो यानी कि पोटैटोज कैसे हैं? इंफीरियर गुड्स। हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है? इनकम बढ़ रही है, जैसे हम कह रहे हैं इनकम, सपोज दैट इनकम थी 10 रुपए की और 10 रुपए पे हम क्या कर रहे थे? 15 यूनिट्स को परचेज कर रहे थे। इनकम बढ़ गई, ठीक है। इनकम बढ़ गई, सपोज दैट 20 रुपए की हो गई। इस 20 रुपए पे हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गुड्स जो परचेज कर रहे हैं, इस 20 रुपए पे गुड्स परचेज कर रहे हैं 10 यूनिट, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम, सॉरी उल्टा बना दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कितना गुड्स परचेज कर रहे हैं हम? 20 रुपए पे गुड्स परचेज कर रहे हैं 10 यूनिट के, और 10 रुपए पे गुड्स परचेज कर रहे थे कैसे यूनिट्स के? 15। तो यानी कहीं ना कहीं कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो हम कह रहे हैं पोटैटोज की जो इनकम इलास्टिसिटी कैसी है? नेगेटिव। तो ये किसकी वजह से? क्योंकि पोटैटो है इंफीरियर गुड्स, क्योंकि हमने एंजल कर्व पढ़ा था। नॉर्मल गुड्स के केस में अपवर्ड स्लोपिंग, नेसेसरी गुड्स के केस में कांस्टेंट, और इंफीरियर गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग। आर्य बात समझ में? 60 का होगा सी। आगे क्या कह रहा है ये? द प्राइस ऑफ टमाटो इंक्रीजेस एंड पीपल बाय टमाटो प्यूरी, यू इन्फर दैट टमाटो प्यूरी एंड टमाटो आर। हम कह रहे हैं अगर प्राइस टमाटो के इंक्रीज हो गए और लोग टमाटो प्यूरी बाय कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए ना। इजी सी क्वेश्चन था। अगर टमाटो के प्राइस महंगे हो गए तो गुड्स बाय कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? सब्सटीट्यूट्स। तो ये हो गया हमारा प्यूरी, तो यानी टमाटो प्यूरी क्या होगी? सब्सटीट्यूट। चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस। अगर चिकन और फिश सब्सटीट्यूट है, चिकन के प्राइस इंक्रीज हो गए तो चिकन की डिमांड कम, फिश की डिमांड ज्यादा, तो डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज। अब इंक्रीज और इंक्रीज है ना, अब देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, बट डिमांड फॉर चिकन विल चेंज। इंक्रीज एंड डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड, बी होना चाहिए इसका। आ रही बात समझ में? कि फिश की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न्स आर सब्सटीट्यूट। पोटैटो चिप्स और पॉपकॉर्न्स क्या है? सब्सटीट्यूट। अ राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप विल डैश द डिमांड। अच्छा, पोटैटो चिप्स एंड पोटैटो पॉपकॉर्न्स आर सब्सटीट्यूट, ठीक है। अगर हाँ सही बात है, पोटैटो चिप्स महंगे हो जाएंगे, लोग पॉपकॉर्न खा लेंगे।
राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स, अगर पोटैटो चिप्स के प्राइस बढ़ गए, देखो अगर पोटैटो चिप्स के प्राइस इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, विल डिमांड ऑफ द पॉपकॉर्न, तो देखो पोटैटो चिप्स के अगर प्राइस, पोटैटो चिप्स के अगर प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, पर जो पॉपकॉर्न्स हैं इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो विल इंक्रीज द डिमांड फॉर पॉपकॉर्न एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड विल ऑल्सो इंक्रीज, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज। ओह अच्छा, अब समझने की कोशिश करो, द क्वांटिटी सोल्ड विल भी, हाँ इंक्रीज ही होगा, इसका 63 का ए ही होगा। ठीक है, सही है, क्योंकि सप्लाई नहीं केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेज द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल, अगर ऑरेंज जूस के प्राइस इंक्रीज हो गए तो ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस आर सब्स्टिट्यूट, ऑरेंज जूस के प्राइस अगर इंक्रीज हुए हैं तो ऑरेंज जूस की डिमांड कम, एप्पल जूस की डिमांड ज्यादा, तो ये दोनों क्या है, वैसे भी सब्स्टिट्यूट इंक्रीज बिकॉज दे आर द सब्स्टिट्यूट। 64 का ए। एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर कंप्यूटर अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, कंप्यूटर की अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर ब्रॉट, डिक्रीज द प्राइस, अच्छा डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस और डिक्रीज हो जाएंगे ये तो नहीं होगा, इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर ऑफ द कंप्यूटर ब्रॉट, बताओ क्या होगा इसका। अगर हम क्या बात करते हैं कि अगर देखो, सबसे पहली बात आप ये समझने की कोशिश करना, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, वो कब, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, पर समझने की कोशिश करो पहले यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं अगर क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्राइस को डिक्रीज कर दोगे, ऐसा नहीं होता, अगर पहले डिमांड इंक्रीज हो रही है तो फिर प्राइस तो क्या होंगे, इंक्रीज ही होंगे ना। आ रही बात समझ में, अगर पहले डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन द डिमांड तो हो गया, नंबर ऑफ इंक्रीज द प्राइस तो होगा ही, एंड साथ में प्राइस इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ कंप्यूटर, अब देखो डिमांड इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ कंप्यूटर ब्रॉड भी इंक्रीज होंगे, और डिमांड इंक्रीज हुई है तो प्राइस भी इंक्रीज होंगे, ये वाला होगा इसका आंसर डी। ठीक है, देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ पर डिमांड और प्राइस के बीच में तो नेगेटिव रिलेशन होता है, अगर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस तो डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज नहीं होते। आप खुद सोच के चलो, किसी भी गुड्स की अगर डिमांड बढ़ती जाती है तो उसकी प्राइस भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, पर अगर हम कह रहे हैं पहले प्राइस में अंतर आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशन। आ रही बात समझ में, होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसके बारे में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 66, when total demand for a commodity whose price has fallen increases, अगर हम कहते हैं जो टोटल डिमांड है किसी भी कॉमोडिटी की जिसके प्राइस फॉल हो गए हैं, उसकी डिमांड अगर इनकी, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहले प्राइस फॉल हुए हैं, है ना, पहले प्राइस फॉल हुए हैं फिर डिमांड इंक्रीज हुई है, इट इज ड्यू टू इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट, बताओ क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर इनकम के गिरने से, अगर क्या हो रहा है, देखो इनकम के गिरने से डिमांड इंक्रीज हो रही है तो किसकी वजह से, प्राइस के गिरने से डिमांड इंक्रीज हो रही है तो किसकी वजह से, प्राइस इफेक्ट है, सीधे सीधे, और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे कह रहा है विद द फॉल इन इट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस। अब देखो समझने की कोशिश करो, हमने बात की थी रियल इनकम की, रियल इनकम का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर। अगर प्राइस फॉल हो रहा है, तो हाँ रियल इनकम इंक्रीज होती है, कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस, बिल्कुल इंक्रीज होगी। समझने की कोशिश करो, पहले 100 रुपए किसी भी गुड्स का प्राइस था, उस 100 रुपए में मेरा जो बजट था वो 1000 रुपए का था, तो मैं 100 रुपए में 10 यूनिट खरीद पा रही थी, कुल मिला के 1000 रुपए अपने पूरे खर्च कर रही थी। सपोज दैट यही गुड्स का जो प्राइस है वो गिर के हो गया कितना, सपोज दैट यही गुड्स का जो प्राइस है वो गिर के हो गया 50, अगर 50 रुपए का प्राइस हो गया तो इस 50 रुपए में टोटल 1000 रुपए खर्च करने के लिए मैं कितनी यूनिट खरीद पाऊंगी, 20। पहले 10 यूनिट खरीद पा रही थी, 20 यूनिट खरीद पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे रियल इनकम में चेंज आ गया, परचेजिंग पावर में चेंज आ गया। पहले मैं 10 यूनिट खरीद सकती थी इन रुपयों से, अब मैं 20 यूनिट खरीद सकती हूँ, यानी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के रियल इनकम क्या हो गया, इंक्रीज, रियल इनकम नॉमिनल इनकम। तो 67 में क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी, 67 में कंज्यूमर रियल इनकम विल इंक्रीज। ठीक है, अगला कहता है विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीज। डायमंड के अगर क्या हो गए, प्राइस इंक्रीज हो गए तो डायमंड की क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज बिकॉज इट इज, तो हम कह रहे हैं अगर डायमंड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्पिशियस गुड्स,
महंगा गुड्स है ना, लग्जरी गुड्स है, इसी वजह से सीधे सीधे से इसका आंसर है कि क्योंकि महंगा गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, इसी वजह से। एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज, डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप यानी कि प्राइस बढ़ेंगे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम डिमांड कम। हाँ, ऐसा किसके बीच में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तो हम कह रहे हैं ना, देखो जैसे कि हम बात करते हैं, ये है पेप्सी और ये है कोक, ठीक है, कोक, देखो समझने की कोशिश करो, पेप्सी कोक, पेप्सी के प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और कोक के प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। देखो अब पेप्सी के प्राइस अगर 100 रुपए के थे, तो पेप्सी अगर हम कहें क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी इसकी, 120 लीटर्स की। अगर हम कह रहे हैं प्राइस इसके बढ़ गए 120, तो क्वांटिटी डिमांडेड इसकी कम हो गई, 80 लीटर की रह गई, और 40 लीटर की जो क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ शिफ्ट हो गई। पहले अगर हम कहें कोक के प्राइस थे सपोज 100 रुपए के ही, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 लीटर की, और अब इसके प्राइस 100 ही है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 100 लीटर पहले की, 40 लीटर अब की, 140 लीटर की। यानी कि देखो प्राइस किसके बढ़े हैं, पेप्सी के, और डिमांड किसकी बढ़ी है, कोक की। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होना चाहिए 69 का आंसर। एक सेकेंड, एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस, अरे एक सेकेंड, सॉरी, वो ये कहना चाह रहा है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात इसी वजह से नहीं कर रहा है इस केस में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है। डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव रिलेशन की केवल बात नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, देखो ये केवल केवल क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से गुड्स है जिनकी खुद की प्राइस, और अगर हम बात करें खुद की डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो ये तो होता है हमारा डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, तो गिवन गुड्स के केस में होता है। क्यों होता है गिवन गुड्स के केस में, कि आपको पता है कि अगर ब्रेड महंगी हो जाएगी फिर हम ब्रेड को ही खरीदेंगे, मीट को क्या करेंगे, कंजम्पशन को डिक्रीज कर देंगे। आ रही बात समझ में? अगर जनरली देखें तो प्राइस डिमांड में रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्राइस रिलेशन की बात कर रहा है, इसी वजह से। अगर हम कहते हैं पॉजिटिव डिमांड रिलेशनशिप किस में होता है, तो वो सब्स्टिट्यूट आ जाता है, अदरवाइज यही आएगा। आगे कह रहा है इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस इट इज नोन एज, तो हम कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज, अगर हम कह रहे हैं डिमांड इंक्रीज हो गई विद अ फॉल इन इट्स प्राइस इट इज नोन एज, अगर प्राइस के फॉल होने की वजह से, इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो गई विद अ फॉल इन प्राइस, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इट इज नोन एज, अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड, प्राइस की चेंज होने से अगर डिमांड चेंज होती है, इट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड। ठीक है, जा सकते हैं आगे। फिर उसके बाद आता है द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट, अच्छा क्वांटिटी सप्लाइड में दो तरह की बात है, जितना हम सप्लाई करना चाहते हैं और जितना हम सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग, बॉट तो आएगा ही नहीं, प्रोड्यूसर विश दे कुड सेल एट अ हायर प्राइस, केवल विश से काम नहीं चलेगा, एबिलिटी भी होनी चाहिए। और साथ साथ में हम कहते हैं कि जैसे हमने बात की थी डिमांड क्या होता है, कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एट अ गिवन प्राइस जितना आप बेच सकते हो, तो हमने क्या बात की थी, गिवन प्राइस होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, गिवन प्राइस होना चाहिए और पीरियड होना चाहिए। ठीक है, गिवन पीरियड होना चाहिए। The producer plans to sell during a given time period at a given price. फिर आता है सप्लाई इज द, सप्लाई क्या होता है बताओ, लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द सेलर, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड, एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स, या विलिंगनेस टू प्रोड्यूस ऑफ अ गुड इफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूस इट्स बिकम अवेलेबल। बताओ क्या होता है, हम कहते हैं कि सप्लाई इज द limited resources that are available with the seller, cost of producing a good, entire relationship between the quantity supplied and the price of the goods, यही होगा entire relationship between the quantity supplied and the price of the goods. In the book market the supply of book will decrease if any of the following occur except, तो हम कह रहे हैं बुक मार्केट में सप्लाई ऑफ द बुक डिक्रीज हो जाएगी अगर इनमें से कुछ भी अकर हुआ तो, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, डिक्रीज किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ द बुक विल डिक्रीज, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, ठीक है, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, बुक पब्लिशर डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड, तो हम कह रहे हैं कि अगर पेपर जो हम यूज कर रहे हैं उसके प्राइस इंक्रीज हो गए तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ठीक है, तो हम कह रहे हैं द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ
बुक विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर, इनमें से कुछ भी अकर हुआ तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज, अगर पेपर यूज का प्राइस इंक्रीज हो गया यानी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज यानी कि सप्लाई डिक्रीज, ये तो सही है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है तो आज मैं सप्लाई को डिक्रीज कर दूंगी, ये भी सही है। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, अगर प्राइस ऑफ द बुक डिक्रीज हो जाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं, अगर प्राइस ऑफ द बुक डिक्रीज हो जाएंगे, इफ एनी ऑफ द सप्लाई ऑफ द बुक विल डिक्रीज इन द बुक मार्केट, सप्लाई कब डिक्रीज होगी, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सप्लाई कब डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, ये भी होगा। देखो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर होना चाहिए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बात नहीं कर रहा, केवल और केवल सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। अगर ये होता क्वांटिटी सप्लाइड विल डिक्रीज तो ये प्राइस आता है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन होगा क्वांटिटी सप्लाइड होता है, जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड का होता है ना, ऐसे ही। आ रही बात समझ में। फिर कहता है इफ द प्राइस of computer increase by 10% and supply increases by 25%, the elasticity of the supply is, तो हम कह रहे हैं जो कंप्यूटर का प्राइस है वो इंक्रीज कैसे होगा 10% से, और सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी 25% से, तो इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई क्या होगी, अगर मैं कह रही हूँ कंप्यूटर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10% से और सप्लाई इंक्रीज हो रही है 25% से, तो बताओ 25 डिवाइड बाय 10 2.5 होगी सीधे सीधे, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। An increase in the number of seller of bikes will increase the, अगर सेलर नंबर ऑफ सेलर ऑफ द बाइक इंक्रीज हो गई तो प्राइस ऑफ बाइक इंक्रीज होंगे, डिमांड फॉर बाइक, सप्लाई ऑफ बाइक ही इंक्रीज होगी ना। आ रही ना बात समझ में। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है देखो, इफ द सप्लाई ऑफ बोटल्ड वाटर डिक्रीजेस, अगर बोटल्ड वाटर की सप्लाई क्या हो गई डिक्रीज हो गई, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, द इक्विलिब्रियम प्राइस डैश एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश, अगर मैं कह रही हूँ बोटल्ड वाटर है उसकी सप्लाई कम हो गई, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी, इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम प्राइस देखो, ओहो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ये है डिमांड, ठीक है, ये है सप्लाई, अगर देखो डिमांड सप्लाई ये है तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेते हैं, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब वो क्या कह रहा है बताओ, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये समझ में आ गया। वो कह रहा है कि इफ द सप्लाई ऑफ वाटर बोतल डिक्रीजेस, अब सप्लाई को डिक्रीज करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है यानी कि अगर देखो समझने की कोशिश करो, ये है ओरिजिनल सप्लाई, सप्लाई को डिक्रीज करना है यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना होगा, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है सप्लाई को डिक्रीज करा, ऐसे कर दे सप्लाई को डिक्रीज, ठीक है। द इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ क्या होगा, देखो अब सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे आ गया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो गया और इक्विलिब्रियम सब जो क्वांटिटी है वो ये हो गई, जो डिपेंड करता है आप कहाँ बना रहे हो। फिर भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस, ये पहले प्राइस P0 था अब P1 है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो डिक्रीज हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज इंक्रीज यानी बी होना चाहिए 76 का। पहले क्या पूछ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, अरे मैंने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, मैंने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया लेफ्ट वर्ड की जगह, देखो ये है लेफ्ट वर्ड, ये है लेफ्ट वर्ड, देखो ये रहा, ये तो आ जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आ जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो हो गया इंक्रीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी डिक्रीज, तो इंक्रीज डिक्रीज ए होना चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होना चाहिए ए। चलो आगे चलते हैं, सबको समझ में आ गया ना। देखो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बस हाँ आपको लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाए, लेफ्ट वर्ड ऊपर की साइड, राइट वर्ड नीचे की साइड, और डिमांड में लेफ्ट वर्ड अंदर की साइड और राइट वर्ड बाहर की साइड, बस ये याद रखना है। चल ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है देखो, अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरास, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम विल, अगर डिमांड फॉर कैमरा क्या हो गई डिक्रीज हो गई तो इससे क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी, अगर हम कह रहे हैं डिमांड फॉर कैमरा क्या हो गया
डिक्रीज हो गया। इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमरा अब्राउट, नहीं, डिमांड ही कम तो कैमरा अब्राउट कैसे इंक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज द प्राइस बट इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमरा अब्राउट। अच्छा, अगर डिमांड कम हो गई तो अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम क्या होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कैमरा डिमांडेड। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ कैमरा ब्रॉट, अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरास, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कहीं ना कहीं कम होगी। आ रही ना बात समझ में। हम कह रहे हैं कि अगर डिमांड फॉर कैमरा क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर डिमांड फॉर कैमरा डिक्रीज हो गई तो कहीं ना कहीं रिलेशन किसके बीच में बैठेगा, केवल और केवल प्राइस और डिमांड के बीच में। प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसके बारे में बात करता है, क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरा डिमांडेड, यही होना चाहिए। आ रही बात समझ में। चल सकते हैं आगे। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफीरियर गुड इज और आर फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग में फॉल्स है। तो इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर, नहीं। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी यूज मोर ऑफ इफ वी बिकम पुअरर। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम रिचर, नहीं। तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता, तो थर्ड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कौन सा फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स कौन सा है मुझे लगा, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। 78 अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी विल नेवर बाय, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत हो गए, यानी कि ए वाला ऑप्शन होगा। कंफर्ट लाए किसके बीच में करती है, नेसेसरीज के बीच में, लग्जरी के बीच में। तो इंफीरियर और नेसेसरी, कंफर्ट लाए करता है नेसेसरी एंड लग्जरी के बीच में, आंसर आना चाहिए सी। ठीक है, 79 का सी। अगला कह रहा है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई, बहुत शॉर्ट पीरियड में क्या सप्लाई कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन बी इंक्रीज, नन ऑफ द अबव। तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड, बी होना चाहिए। 80th का क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, आ रही बात समझ में। चले आगे। अगला कह रहा है व्हेन सप्लाई मूव्स टू द लेफ्ट इट मींस, तो हम कह रहे हैं सप्लाई है, सप्लाई अगर लेफ्टवर्ड मूव करती है, देखो यहाँ है लेफ्टवर्ड, यहाँ है, सही बता रहे ना, यहाँ राइटवर्ड, फिर गलत हो गया। क्या कहते हैं, सप्लाई अगर क्या करे, लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, तो हम कह रहे हैं लेसर क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस। तो सप्लाई अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करी है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो लेसर क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस, हाँ यही होगा। क्योंकि देखो गिवन प्राइस क्या है, सपोज दैट गिवन प्राइस है ये, पहले इस गिवन प्राइस पे क्वांटिटी कितनी सप्लाइड हो रही थी, इतनी, और अब इस गिवन प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है इतनी, तो लेसर क्वांटिटी सप्लाइड होगी ना गिवन प्राइस पे। व्हेन सप्लाई कर्व मूव टू राइट इट मींस, अगर सप्लाई कर्व क्या होता है, राइटवर्ड मूव हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, सप्लाई इंक्रीजेस एंड मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। व्हेन सप्लाई कर्व मूव राइट, तो इससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज एंड मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस, सप्लाई डिक्रीज एंड लेस क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। इंक्रीज होना चाहिए, 82 का ए ही होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होगी और मोर क्वांटिटी सप्लाई होंगे एज अ गिवन प्राइस। फिर उसके बाद कह रहा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइस चेंज आया तो प्राइस की चेंज होने पे आप सप्लाई में कितना चेंज करोगे, तो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, यही होना चाहिए ए 83 का। ठीक है, अगला कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 84 का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, प्राइस चेंज का सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो क्या कहना की कोशिश करें, परफेक्टली इनलास्टिक, हाँ परफेक्टली इनलास्टिक बिल्कुल। ठीक है, 85 का क्या हो जाएगा, ए। अगला कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी कितनी है, 1 से ज्यादा, प्रोपोर्शनेट। तो अगर इलास्टिसिटी कैसी होती है, देखो 1 से ज्यादा होती है तो हम कहते हैं जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है डिवाइड बाय हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। तो देखो अगर 1 से ज्यादा है यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी, जैसे 5 है और ये 2 होगी, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ए ही होना चाहिए।
अगला क्या कह रहा है देखो, if the quantity supplied is exactly equal to the relative change in the price, then the elasticity of supply is, if the quantity supplied is exactly equal to the relative change in price, quantity supplied exactly equal है to the relative change in price, then the elasticity of supply is, ये वन होनी चाहिए ना, आ रही है बात समझ में। 87 का क्या होना चाहिए, हम कह रहे हैं जैसे क्वांटिटी चेंज कितनी है, सपोज है 10%, डिवाइड बाय रिलेटिव प्राइस चेंज भी 10%, आंसर कितना आएगा 1। आगे कहता है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4 and the quantity demanded of the good increases from 10 units to 15 units. Find the coefficient of the price elasticity. हम कह रहे हैं जो प्राइस है और एक क्या है क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस हो गया 6 से 4 और ये 10 से 15। डिमांड के बारे में बात कर रहा है केवल केवल। अब निकाल के देखते हैं सबसे नॉर्मल फॉर्मूला से, डेल्टा क्यू कितना आएगा 5 डिवाइड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी मतलब 6 डिवाइड बाय क्यू। आंसर कितना आना चाहिए 1.5 आना चाहिए, माइनस का 1.5 मतलब 88 का सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए 88 का, एक सेकेंड, अगर हम क्या कह रहे हैं प्राइस का डिक्रीज हो जाए। अच्छा देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, क्या होगा इसमें 10 से 15 हो गया, ठीक है। गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा देखिए इसका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए माइनस का 1.5। क्यों, अगर हम देखें तो इसका आंसर देखो माइनस का 1.5 इसीलिए होना चाहिए क्योंकि डिमांड के बारे में बात कर रहा है और डिमांड के और प्राइस के बीच में कैसा होता है नेगेटिव रिलेशन होता है, आंसर होना चाहिए इसका माइनस का 1.5। एक मिनट, इसका आंसर जाके आंसर की में देखते हैं क्या इन्होंने दे रखा है इंस्टीट्यूट में। अगर इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर ए दे रखा होगा तो गलत है वो आंसर, क्या होना चाहिए देखते हैं कहाँ है 88। देखो 88 कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, इन्होंने ए दे रखा है, ये आंसर गलत है, ए नहीं होना चाहिए इसका आंसर। क्या होना चाहिए इसका आंसर, सी होना, सी या डी जो भी कुछ था ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है माइनस का 1.5। अगला कह रहा है द सप्लाई फंक्शन इज गिवन, ये वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, न्यूमेरिकल है ना थोड़ी सी। Q equals to माइनस का 100 plus 10 P, find the elasticity using the point method when the price is 15। प्राइस इज 15 है तो elasticity कैसी होगी, देखो समझने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले प्राइस को पुट करो 15 को, तो क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वांटिटी इक्वल्स टू माइनस का 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 100 प्लस का 150 इक्वल्स टू 50। तो क्वांटिटी तो 50 आ गई, प्राइस आ गया 15। तो देखो हमारे पास हमें चाहिए क्या रहता है, हमें चाहिए रहता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइड बाय क्यू। पी है हमारे पास 15, क्यू है हमारे पास 50। अब देखो हमें डेल्टा पी और डेल्टा क्यू चाहिए, हमें सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी जो इस इक्वेशन में 10 दे रखा है ना, यही है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी, तो इसी को ले लोगे केवल केवल, ठीक है। चल सकते हैं हम आगे, कितना आएगा ये, अगर देखोगे इसे तो ये आएगा ठीक है। चलिए देखो इसमें क्या आएगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी तो आपको दे ही रखा है, ये डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय पी कितना दे रखा है 15 डिवाइड बाय क्यू कितना दे रखा है 50, ठीक है। कितना आएगा, अच्छा इससे काट सकते थे ना इसे 5 टाइम्स और 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा 3, ठीक है। चल सकते हैं आगे। आगे क्या है देखो, द फिगर बिलो शोज द बजट कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंज्यूमर विद इनकम ऑफ 900 टू स्पेंड ऑन द टू कॉमोडिटीज नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, ठीक है। 900 रुपए या तो आप आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों के कॉम्बिनेशन में खर्च कर सकते हो, बजट है हमारा 900 रुपए का। तो देखो क्या कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ 900 रुपए में से आइसक्रीम कितने रुपए की, 90 रुपए की, अच्छा क्वांटिटी आइसक्रीम खरीद रहे हो 90, और अगर 90 आइसक्रीम खरीदोगे 90 चॉकलेट्स खरीदोगे तो आइसक्रीम खरीदोगे 0, और अगर आइसक्रीम खरीदोगे 45 तो ये खरीदोगे 0। तो यानी कि आइसक्रीम के प्राइस क्या होंगे,
आइसक्रीम के प्राइस होंगे एक तरीके से, अगर आप 45 आइसक्रीम खरीद पा रहे हो, 0 चॉकलेट खरीद पा रहे हो, तो आइसक्रीम के प्राइस होंगे कहीं ना कहीं 900 डिवाइड बाय 45, 20 के। और अब मैं कहूँ चॉकलेट्स के प्राइस क्या होंगे, चॉकलेट्स के प्राइस होंगे 900 डिवाइड बाय 90 इक्वल्स टू 10। अब देखता है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है द प्राइस ऑफ द टू कॉमोडिटीज रिलेटिवली, टू कॉमोडिटीज रिलेटिवली पूछा है इसने, यानी कि आपको किस तरीके से होता है ना, आइसक्रीम और चॉकलेट्स, तो आइसक्रीम 20 और चॉकलेट्स 10, 20 10, बी होना चाहिए इसका आंसर 90 का। क्या होना चाहिए 90 का, बी। अब देखो इसमें आप है ना गलती कर देते एक, आप इसमें क्या गलती करते, रिलेटिवली नहीं देखते आप देखते पहले चॉकलेट्स है बाद में आइसक्रीम है, तो पहले चॉकलेट को बताते फिर आइसक्रीम को बताते, 10 20 वो गलत हो जाता। रिलेटिवली आपको क्वेश्चन में देखना है, नेमली वो कह रहा है आइसक्रीम एंड चॉकलेट, तो पहले आइसक्रीम का बताओ फिर चॉकलेट का, यानी 20 और 10। ठीक है, इसी की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखो, नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, Arjun always spend a total of the exactly 100 per week on coffee. The statement implies that Arjun is very fond of coffee and therefore he has an elastic demand. Arjun has elastic demand. Arjun demand for coffee is relatively less elastic. या Arjun demand for coffee is unit elastic. बताओ अर्जुन के पास क्या है, 100 रुपए है। हम कहते हैं अर्जुन क्या करता है, 100 रुपए ही खर्च करेगा वीक में। अब प्राइस कितने भी बढ़े कितने भी कम हो, समझने की कोशिश करना। 100 रुपए यानी कि सपोज दैट 10 रुपए की एक कॉफी आती है, या सपोज दैट हम इस 10 रुपए की कॉफी को चेंज कर दें, इस 10 रुपए कॉफी का प्राइस चेंज करके हम कर दें 1 रुपए पर कप के हिसाब से कॉफी रखते हैं, तो एक वीक में वो कितनी कॉफी पीता है, 100 कॉफी पीता है। अगर मैं इसके प्राइस को इंक्रीज करके 10 कर दूं तो कॉफी कितनी पिएगा, 10। अब देखो इसकी क्वांटिटी क्या करते हैं, पी है ये क्यू है। अब इसके निकालते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कितनी आएगी, अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 90, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस कितना है 9, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है 1, डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, 9 से 9 गया। अच्छा एक सेकेंड, ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द डिमांड फॉर कॉफी इज यूनिट इलास्टिक, द डिमांड फॉर कॉफी इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक। अच्छा ठीक है, तो देखिए इसमें, चलिए देखते हैं ना। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि स्टेटमेंट इंप्लाइज करता है अर्जुन 100 के 100 ही खर्च करेगा। तो अगर आपको एक बात याद आ रही हो, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व ना भी करें, इतना लंबा इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और इससे इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि समझने की कोशिश करो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने कहा था टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड है, टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड है, हम कहते हैं प्राइस इंक्रीज हो प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर अगर चेंज नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं डिमांड कैसी होती है, यूनिट इलास्टिक। हम कहते हैं प्राइस बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस जो डिमांड है कैसी है, इलास्टिक है। अगर हम कह रहे हैं प्राइस इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कैसी, इनइलास्टिक। और अगर मैं कहती हूँ प्राइस चेंज होने से टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता है, तो ये होता है हमारा यूनिट इलास्टिक। तो आंसर होना चाहिए डी, इजी। इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे भी नहीं, होगा भी नहीं ऐसे सॉल्व। अगला ये कह रहा है देखो, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगला कह रहा है देखो, अगला कह रहा है कि अ फर्म लर्न्स दैट द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट it manufacture is 3.5. What would be the correct action for this firm to take if it's wish to raise the total revenue? तो हम कह रहे हैं firm learn that the own price elasticity of a product is manufacture is 3.5. What would be the correct action for his firm to take if it wishes to raise total revenue? अगर इसे करना है टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज करना है और इसकी प्रोडक्ट की क्या है 3.5, अगर इलास्टिसिटी कितनी है 3.5, तो हम क्या कह रहे हैं कि समझने की कोशिश करो, अगर इसे क्या करना है टोटल रेवेन्यू को अपने इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं से क्या करना होगा, देखो समझने की कोशिश करो। अगर इसकी इलास्टिसिटी है 3.5 यानी कि ये है इलास्टिक, अगर ये इलास्टिक है इसकी डिमांड, तो टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इसे कहीं ना कहीं प्राइस को कम करना होगा। आ रही ना बात समझ में, प्राइस कम टोटल रेवेन्यू ज्यादा, तब तो इलास्टिक डिमांड होगी, यानी कि इसका मतलब लोअर द प्राइस डिमांड फॉर द गुड्स इज इलास्टिक। यही वाली बात अभी हमने की थी। अगला कहता है एट हायर प्राइस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ फॉर देयर वैल्यू। तो हम कह रहे हैं ये जो गुड्स है वो कौन से होंगे, हायर द प्राइस, जितने ज्यादा प्राइस ज्यादा होंगे उतनी ही इसकी डिमांड बढ़ेगी, नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू इज कॉल्ड अप। बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर, बहुत ईजी सा है, प्रेस्टीजियस गुड्स कौन से होते हैं, वेबलिन।
थ्रस्टन वेबडन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अगला कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 30,010 द रिजल्ट चेंज डिमांड इज इनएलिजिबल मतलब नेग्लिजिबल वी यूज द मीजर ऑफ डैश टू मीजर। बताओ क्या यूज करेंगे हम कह रहे हैं प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज होता है, इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है पॉइंट मेथड, होता है ना फॉर्मूला पॉइंट मेथड। 94 का क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद आता है 95। Given the following four possibilities, which one will result in an increase in total expenditure of the consumer? Demand is unit elastic and price rises. Demand is elastic. अगर वो क्या कह रहा है तो what will increase the total expenditure? Total expenditure कैसे increase होगा ये बताना है हमें। यूनिट इलास्टिक है तो प्राइस राइज होंगे, प्राइस डिक्रीज होंगे, टोटल खर्चा तो चेंज नहीं होगा। अगर क्या है डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है यानी कि प्राइस ज्यादा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम। इन इलास्टिक और अगर हम कह रहे हैं प्राइस फॉल, तो अगर हम कह रहे हैं 95 में आंसर क्या होना चाहिए, 95 में आंसर चाहिए, समझने की कोशिश करो। मुझे टोटल खर्चा बढ़ाना है, टोटल खर्चा बढ़ाना है मुझे, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ डिमांड इज इन इलास्टिक, हाँ तो यही होना चाहिए टोटल खर्चा बढ़ाने के लिए। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं प्राइस राइज कर रही हूँ और टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इन इलास्टिक। आर्यवर्सन में ऊपर भी हमने सही लिखा था ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं दिया, ठीक है, ठीक है सही है। तो हम क्या कह रहे हैं, प्राइस इंक्रीज, टोटल खर्चा यानी टोटल रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिमांड कैसे होगी, इन इलास्टिक। तो यानी कि डिमांड इज इन इलास्टिक, प्राइस राइजेस, ठीक है। अगला कह रहा था सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइटवर्ड बिकॉज ऑफ, ये है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। shift to the right because of improved technology, increase price of sector, increase accessibility, all of the above, क्योंकि shift होता है प्राइस को छोड़ के बाकी सारे ही फैक्टर्स की वजह से। आगे कहता है which of the following statement is correct, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। when the price falls the quantity demanded fall, जब प्राइस फॉल होगा तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी। which of the following is correct, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं। सीजनल चेंज डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि सीजनल चेंज से सप्लाई ऑफ द कमोडिटी चेंज नहीं होती, नहीं होती है। टैक्सेस एंड सब्सिडी डू नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ऑफ कोर्स सप्लाई को चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। विद अ लो कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ अ कमोडिटी, अगर कॉस्ट कैसी है कम तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, मोर ऑफ अ कमोडिटी। हाँ अगर कॉस्ट कम है इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ अ कमोडिटी, अगर कॉस्ट कम है तो ज्यादा यूनिट सेल करोगे तो प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। अगला कह रहा है इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन प्रेशर ऑन द प्राइस विल बी। अब देखो डिमांड और सप्लाई के बारे में बात देखो, अगर मैं कह रही हूँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इस केस में क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट के केस में होगा प्राइस के, है ना। अगर मैं बात करूँ इसकी, देखो ये है डिमांड, ये सप्लाई, ये हो गया इंटरसेक्शन से प्राइस डिसाइड। अगर मैं कह रही हूँ ये डिमांड है ये सप्लाई है, डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई से तो कहीं ना कहीं प्राइस पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा का ही होगा ना। या इस तरीके से नहीं भी समझना हो आपको, अगर इस तरीके से नहीं भी समझना हो तो केवल और केवल आप क्या सोच सकते हो, अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम तो यानी कि खरीदने वाले ज्यादा बेचने वाले कम, अगर बेचने वाले कम है तो कहीं ना कहीं वो अपना मनमाना प्राइस चार्ज करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइस कैसा चार्ज होगा, ज्यादा, यानी कि प्राइस पे प्रेशर कैसा होगा, अपवर्ड। अगला कह रहा था सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज विद वेरी शॉर्ट पीरियड इज जनरली इनइलास्टिक, परफेक्ट कैसा होना चाहिए, समझने की कोशिश करो। हम बात कर रहे हैं कि पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, आज नहीं बेचे तो खराब हो जाएंगे शाम तक, और बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें कैसी होगी, इनइलास्टिक, और वो भी कैसे, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि दोनों ही चीजें कैसी, पेरिशेबल कमोडिटी भी है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगला क्या कह रहा है देखो, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट ही होता है। नेक्स्ट कहता है द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन रे ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी, तो हम कह रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी इन दोनों के बीच में, तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी, अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी होगी पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड दी, अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज, बताओ कैसी होगी क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की प्राइस ज्यादा
तो कंप्यूटर लोग कम खरीदेंगे, लोग कंप्यूटर कम खरीदेंगे तो सॉफ्टवेयर भी कम इंस्टॉल होंगे, तो क्या होगी? नेगेटिव। आ रही है बस समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103।